हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग आर ओ की जो ये बैच चलने वाली है, तो दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले टॉपिक पर दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है दोस्तों क्या हमारा प्रस्तावना। जी हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक किताब होती है, जैसे कोई भी एक बुक है, कोई भी एक बुक है, उस बुक में अगर दोस्तों देखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कुछ आपको वहाँ पे देखेंगे, आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक। जैसे चैप्टर्स मिलते हैं, जैसे कोई आपको चैप्टर्स मिलते हैं, वैसे ही दोस्तों अगर देखेंगे हमारे संविधान में क्या देखने को मिलता है, भाग देखने को मिलता है। जितनी पेज संख्या एक किताब में होती है, जितनी पेज संख्या एक किताब में होती है, उतना ही आपको संविधान में एज़ अ अनुच्छेद देखने को मिलता है। एक चीज़ दोस्तों और बारीकी से अगर आप देखेंगे, पूरे किताब में जितनी पृष्ठ संख्याएँ होती हैं, पृष्ठ संख्या 1 से लेके आखिरी तक में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, उसको एक सिंगल पेज में अगर उतारने का कोई काम करता है दोस्तों, तो वो है क्या? हमारा प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वो? प्रस्तावना होता है। जब अगर संविधान बनने की बात अगर देखें दोस्तों, संविधान अगर बनने की बात देखें, एक कॉन्टिनेंट था यूरोप, एक कॉन्टिनेंट था यूरोप दोस्तों, उसी में एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे एशिया है, ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका है कुछ, इधर कुछ है आपका साउथ अमेरिका। इसी क्रम में अगर देखेंगे तो विदेशियों का जो आगमन था, अगर मॉडर्न के हिसाब से रिलेट करके अगर हम संविधान को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग को चीज़ें ज़्यादा क्लिस्टल क्लियर होंगी। जैसे अगर देखें, ठीक है, ये एशिया है और ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम इतिहास के तौर तरीके देखें, ये मान लीजिए अर्थ है। इसमें दोस्तों होता क्या है, अगर देखें तो हमारे यहाँ सबसे पहले या फिर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ व्यापार के लिए कौन कॉन्टिनेंट के लोग आते हैं? यूरोप के लोग आते हैं। कौन आते हैं? यूरोप के लोग आते हैं। इन यूरोपियों के आने का क्रम जो था, सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, स्वीडन आता है, ऑस्ट्रिया। इन दोनों का एग्ज़ाम में आज तक पूछा नहीं है, लेकिन ये आपके थोड़ा-सा अतिरिक्त जानकारी के लिए इसको मैंने सिर्फ़ आपको बताया है। ये वाला जो आने का क्रम है, ये पीसीएस में एक बार पूछा गया क्वेश्चन। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग अपनी चीज़ को पढ़ रहे होंगे ना दोस्तों, तो इसका लाभ आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। अब वो क्रोनोलॉजी में आप देखें, जिससे हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए तो बोलते हैं काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले दूसरे इनके आने का क्रम पता चल जाएगा। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक बात बताइए, आप लोग पीडीएफ फाइल पढ़ते हैं? पीडीएफ फाइल पढ़ते हैं? इसी पीडीएफ को अगर हम ईडीएफ कर लें तो हम लोग को चीज़ें क्या हो जाएँगी? याद हो जाएँगी। इसमें दोस्तों ये सभी लोग आते किस लिए हैं? व्यापार करने आते हैं, ट्रेड करने आते हैं। किस लिए आते हैं? व्यापार करने आते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? करने आते हैं। ये जो इंग्लिश रहता है, ठीक है? ये जो इंग्लिश रहता है, ये हमारे यहाँ ट्रेड करने के साथ-साथ ये हमारे ऊपर क्या करने लगता है? रूल करने लगता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ये हमारे ऊपर क्या करने लगता है? शासन करने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है, ये अंग्रेज जो थे हमारे ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। सबसे पहले आया कौन है? सबसे पहले आने वाले कौन रहते हैं? पुर्तगाल रहते हैं। आने वाले भी और सबसे बाद में जाने वाले भी अगर कोई हैं, वो कौन है दोस्तों? पुर्तगाल है। अब दोस्तों होता क्या है, यूरोप को अगर देखा जाए तो कहा जाता है सबसे शिक्षित कॉन्टिनेंट यही था। सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड अगर कोई कॉन्टिनेंट था तो वो कौन था? यूरोप ही था। यूरोप ही था। इस यूरोप में क्या होता है, पुनर्जागरण चल रहा होता है। उस पुनर्जागरण के क्रम में अगर दोस्तों देखेंगे तो होता क्या है वहाँ पे कि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह बचती नहीं है, वहाँ पे मशीनीकरण होता है। बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लग जाती हैं। अब जब बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लग गई हैं, आपके पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, तो उनको कच्चा माल चाहिए होगा। भाई जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, इस पेन में एक आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, नीचे कुछ रबर टाइप का लगा होता है। तो रबर और प्लास्टिक इनको चाहिए होगा। सारी जगह तो आपने मशीनें बिछा ली, आपको ये कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो चाहिए होगा, ज़ाहिर-सी बात है अपनी जगह से आपको निकलना पड़ेगा। ये निकल के कहाँ जाते हैं? बाकी देशों में भ्रमण करते हैं। एक बात दोस्तों एंशिएंट टाइम से ध्यान रखिएगा, अरब का इंडिया का और यूरोप का व्यापार अगर आप देखेंगे तो आईवीसी से चलता चला आ रहा है। आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहा था बीच में। और ये लोग किस माध्यम से जाते थे? ये जो जमीन का माध्यम था, इस जमीन के माध्यम से क्या करते थे दोस्तों? व्यापार करते थे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि यहाँ अरब और कुस्तुनतुनिया दोनों के बीच झगड़ा हुआ और ये रास्ता क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। जब ये रास्ता बंद कर दिया गया, आप ऐसे ही सोचिए, आपको किसी जगह जाना होता है और बीच में एक चारदीवारी खड़ी कर दी जाए, आपको जैसे लगेगा यार उस पार अब जाएं कैसे? अब यूरोप के लिए भारत और भारत के लिए यूरोप क्या हो चुके हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, खो चुके हैं। तो कहा जाता है भारत की खोज किसने की थी? भारत खोया नहीं था। ये जो मार्ग था, इस मार्ग पे लोग भटक गए थे।
अब सोचिए, अब आने का एक और एक साधन अगर कुछ बचता है, यहाँ पूरा अगर आप देखेंगे तो महासागर है। अब ये जो है समुद्री रूट बचता है। कौन सा रूट बचता है? समुद्री रूट बचता है। इस समुद्री रूट से आने के क्रम में सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, कौन निकलते हैं? कोलंबस। कोलंबस निकलते हैं किसकी खोज करने के लिए दोस्तों? खोज करने के लिए निकलते हैं इंडिया की। लेकिन उनके पास जो मैप था, उनके पास जो मैप था, जो मानचित्र था, वो कुछ इस प्रकार का था कि थोड़ी दूर आने के बाद ये भटक जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? अमेरिका। अतः अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस का जो प्रश्न बनता है, आधुनिक भारत के सेक्शन में जाएंगे, आप पूर्वावलोकन उठाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो मैचिंग में आता है, अमेरिका की खोज, ठीक है, कोलंबस, भारत की खोज वास्को डी गामा, ऐसे करके होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलता है। दूसरी बार दोस्तों निकलते कौन है? 1498 में। इसका ईयर आपको याद रखना है। 1498 में यहां से निकलते हैं दोस्तों कौन? आपके वास्को डी गामा निकलते हैं, और इधर के केप ऑफ गुड होप होते हुए, किधर से? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे एक राजा इनका स्वागत करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा है, राजा जमोरिन। अगर ये पूछे ये कैसे शासक थे, तो याद रखना है ये रिलीजियस से ये हिंदू थे। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि वो हिंदू राजा थे या मुस्लिम राजा थे। ये इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, यहाँ आते हैं और वो 60 गुना प्रॉफिट कमाते हैं। कितने गुना प्रॉफिट कमाते हैं? 60 गुना कमा के दोबारा ये क्या करते हैं? वापस जाते हैं। अब जब वापस पुर्तगाल जाते हैं तो पुर्तगाल, यहाँ इस पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज थी। अब सबको लगता है यार ये भारत जो है मिल गया है, और इस भारत से हम लोग व्यापार करके काफी ज्यादा धन अर्जन कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों होता क्या है, पुर्तगाल के बाद डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग आने लग जाते हैं। सारे लोग आते व्यापार के लिए हैं, करने क्या लग जाते हैं? जिसमें से ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लग जाते हैं, शासन करने लग जाते हैं। तो इसी बात को पूरे अंग्रेजों से लेके हमारे ऊपर अगर देखेंगे, उस समय मुगल का शासन चल रहा था। मुगल के शासन के बाद अगर आप देखेंगे, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करने लगते हैं। ये अंग्रेज जब जाते हैं, इसमें भी दोस्तों एक थोड़ा सा एक हिस्ट्री और है, इसको थोड़ा सा जानिएगा। सबसे पहले शासन दोस्तों किसका चला? मुगल्स का चला, अगर उस समय के हिसाब से हम देखें तो, है ना। फिर कौन आया दोस्तों? इंग्लिश आए। इंग्लिश मतलब इंग्लिश को ब्रिटेन, इंग्लैंड, सारी चीजें आप कह सकते हैं। ये जो इंग्लैंड रहता है, ये जो इंग्लैंड हमारे यहाँ शासन करता है, सबसे पहले हम लोग को देखिए, मेन हम लोग अभी हिस्ट्री पे नहीं चल रहे हैं, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड समझाने के लिए था, ठीक है। इस अंग्रेजों के शासन में भी अगर देखेंगे तो जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, ध्यान रखिएगा, इसको दो कालक्रम में हम लोग बांट सकते हैं। कितने कालक्रम में? दो कालक्रम में। जैसे अगर आप देखेंगे, कई लोग अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको देखने को मिलेगा। पर याद रखिए, बक्सर का युद्ध 1764 होने के बाद ही एक साल बाद द्वैत शासन वगैरह आपको पढ़ने को मिल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव, जिनको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं, है ना। 1765 के आसपास से शुरू होता है दोस्तों, और ये कब तक चलता है? तो ये आपको याद रखना है, 1857 तक। इस समय का जो टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, इतने टाइम पीरियड तक अगर शासन हमारे ऊपर किसी ने किया था, तो वो किसने किया था? ईआईसी ने किया था। अब आप कहेंगे ईआईसी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक बात ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1600 ईस्वी में इनको कौन भेजता है? ब्रिटेन भेजता है कि जाइए आप पूर्वी देशों के साथ क्या करिए? व्यापार करिए। कहा गया ऐसे कैसे व्यापार कर दें, पहले आप हमको चार्टर तो प्रदान करिए। अब आप कहेंगे चार्टर क्या होता है? चार्टर प्रदान करिए। चार्टर का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सरकार तीन प्रकार की होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के आदेश को मतलब ये कार्यपालिका का आदेश था कि आप जाके पूर्वी देशों में व्यापार करिए। जब आप लूसेंट या फिर आप किसी भी जगह जब ये शब्द आप चार्टर पढ़ते हैं ना, इस चार्टर का मतलब आप ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका के आदेश से संबंधित है। न्यायपालिका का या विधायिका का इससे कोई संबंध नहीं था। अब ये ईआईसी हमारे ऊपर कब से कब तक शासन करता है? 1765 से लेकर 1857 तक। 1857 में अगर आपने देखा होगा तो एक क्रांति होती है, मंगल पांडे शुरू करते हैं, ठीक है। 1857 से लेके दोस्तों 1947 तक हमारे ऊपर कौन शासन करता है? वही ब्रिटेन की कंपनी जो ईआईसी थी, वहां की हमारे ऊपर सरकार अब करने लगती है। अब इस पे किसका हो जाता है? ब्रिटेन की ताज का हो जाता है। ब्रिटेन की महारानी कह सकते हैं या ताज कह सकते हैं, किताबों में आपको ताज शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी का आ जाता है। अब ये 1857 क्या, इसको 58 कर लीजिए, ठीक है। 57 तक चलिए, 58 से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस समय के जो वायसराय थे, आके यहाँ इलाहाबाद का जो आपका मिंटो पार्क या कंपनी गार्डन का जो रीजन है, यहीं पे आके घोषणा पत्र को पढ़ते हैं, ठीक है। इतना पूरा शासन चला। इस शासन के क्रम में अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ अगर ये तो वो हो गई पहले कंपनियों के लिए, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन जो थी ना, ब्रिटेन जो थी
1765 से लेके 1857 तक, 1773 से अगर आप देखेंगे तो जो नियम 1757 तक जितने भी बनाए गए वो सिर्फ बनाई जाती थी किसके लिए, ईआईसी के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे ऊपर शासन था नहीं। लेकिन इसके बाद से हमारे ऊपर ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मुख्य अब संविधान की तरफ आते हैं। सबसे पहली बार संविधान बनाने का प्रयास अगर कोई प्रश्न पूछे, सबसे पहली बार संविधान बनाने का प्रयास कब किया गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये किया गया था क्रिप्स मिशन में। जी हाँ, कब किया गया था, क्रिप्स मिशन में किया गया था, क्रिप्स मिशन में। लेकिन इन्होंने जो जो प्रपोजल्स दिए थे, इन्होंने जो जो प्रपोजल्स दिए वो भारतीयों को पसंद नहीं थे। प्रपोजल जो भी दिए, प्रपोजल्स मतलब इनके जो पॉइंट्स ये लेके आए थे कि हाँ आप जो है संविधान बनाइए और ये सारी चीजें, वो किसको पसंद नहीं थे, वो इंडिया के लोगों को पसंद नहीं थे। ठीक है, इनसे कहा जाता है एक बार काम करिए, आप वापस जाइए यूरोप। आप कहाँ जाइए, कहाँ आते हैं वो, इंडिया में आते हैं, कहते हैं एक काम करिए आप अपना क्रिप्स मिशन लेके कहाँ जाइए, वापस ब्रिटेन जाइए। अब ये वापस ब्रिटेन जाते हैं ठीक 4 साल बाद। ठीक है, कब, ठीक 4 साल बाद क्या होता है, 1946 में ये बाहर आते हैं एक और मिशन लेके, जिस मिशन का नाम रहता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन रहता है, कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा, ये क्रिप्स जो एक बार जा चुके हैं यही एक बार दोबारा आते हैं, पर इस बार अध्यक्ष वो नहीं रहते। इनमें दोस्तों आते कितने लोग हैं, 3 लोग आते हैं। ध्यान रखना है तीनों लोगों का नाम, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, क्या कौन कौन आते हैं, क्रिप्स आते हैं, पेंथिक लॉरेंस आते हैं, पेंथिक लॉरेंस। ये जो पेंथिक लॉरेंस है ना, याद रखना, एल फॉर लॉरेंस, एल फॉर लीडर, इसके लीडर भी कौन थे, यही थे इस इस अगर कैबिनेट मिशन की बात करें। और लास्ट में कौन रहते हैं, अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आते हैं। इन तीनों लोगों ने जो भी संस्तुतियां रखी, इनकी संस्तुतियों के आधार पर, इनके संस्तुतियों के आधार पर क्या बनाया गया दोस्तों, संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया। अब इस संविधान को जब बनाया गया तो 3 डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 1946, 11 दिसंबर 1946, और तीसरा है आपका 13 दिसंबर 1946। इस तीनों में यहाँ ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस चीजों को समझ लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और अध्यक्ष बनाए जाने का कारण अगर पूछा जाता है कि इनको आप क्यों बना रहे हैं, तो कहा जाता है देखिए जितने लोग बैठे हैं इन सभी में सीनियोरिटी अगर देखेंगे तो किसकी है, तो वो किसकी है, सच्चिदानंद सिन्हा की है। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग क्या करता है, इसका विरोध कर देता है। कहता है एक बात बताइए, आप इनको अध्यक्ष बना रहे हैं, आप ये तो कोई मानक नहीं हुआ कि जो बड़ा है उसको बना दो। भाई योग्य जो है वो कम एज में भी तो हो जा सकते हैं। जैसे आप लोगों में से कई कम एज के लोग ऐसे भी हैं तो जो आरओ यारो बन सकते हैं, ज्यादा एज वाले भी ऐसे बैठे रह सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जाता है कि एक काम करो, इसके ठीक 2 दिन बाद एक और बैठक होती है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके ठीक 2 दिन बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव कौन पारित करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एक और प्रपोजल जो इनके में था वो बात आपको ध्यान रखना है, जनरली अंतरिम सरकार का गठन क्यों हुआ था, तो 51। ध्यान दीजिए 5 साल का गैप है, सरकार भी 5 साल की बनती है। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि जो आप लोग संविधान बनाएंगे, आप पहले ये चेक करिए कि क्या आप सरकार चलाने के लायक हैं। तो ये बात इंडियन कहते हैं क्यों नहीं हम सरकार चलाने के लायक, कहते हैं एक काम करिए 5 साल तक आप इंटरिम गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करिए, अंतरिम सरकार का आप गठन करिए, और उस तौर तरीके को मैं भी देखता हूं आपकी अंतरिम सरकार क्या चीजों को चला सकती है, अगर चला सकेगी तो हम चले जाएंगे। कहा गया तुमसे क्या मतलब है, वो कहते हैं एक बात बताओ, सबसे पहले आया कौन था 1498 में, पुर्तगाल आया था। ठीक है, और आज 1947 की बात हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग 1947 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे ये पुर्तगाल क्या अभी वापस गया है, नहीं गया है। याद रखिएगा पुर्तगाल हमारे यहाँ से 1961 में जाता है, 1961 में जाता है, आजादी के बाद जाता है। इस बात को लेके ये सारी चीजें चल रही होती हैं। इसीलिए आम चुनाव की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि 1900 आपका 52 से शुरू होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1946 से लेकर 51 तक ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग पहले पेज पे चलते हैं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ था। हम लोग दोस्तों चर्चा किस कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे क्या है से। पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। ठीक है, चर्चा हम लोग कहाँ से करने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना क्या है। जब भी कोई अगर हम लोग किताब लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई किताब लिखते हैं तो उस पूरे एक किताब से लेके आखिरी किताब तक, एक किताब से लेके आखिरी किताब तक के
पृष्ठों में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक उसी तरीके, अच्छा ऑथर क्या लिखना चाहता है इस बात का पता चलता है। वैसे हमारे यहाँ इन सारे चीजों को लिखने का काम किसने किया था? संविधान सभा के सदस्य किए थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उनके जो भी आदर्श थे, उनके जो भी आदर्श थे, उनके जो भी विचार थे, उनके जो भी विचार थे या उनके जो भी लक्ष्य थे, उन सभी चीजों को प्रस्तुत करने का काम किसमें किया गया है दोस्तों? तो उन सभी को प्रस्तुत करने का काम किया गया है हमारी संविधान की प्रस्तावना में। जी हाँ, जैसे अगर हम देखें तो वहां पे, अच्छा हालांकि अभी इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसके इसके ठीक बाद का अगर टॉपिक देखें तो वही है। तो संविधान की प्रस्तावना अगर जनरली आपसे पूछे कि क्या है, हालांकि पीसीएस जैसी परीक्षाओं में क्या है से संबंधित प्रश्न नहीं आया है, लेकिन ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। संविधान सभा के सदस्यों के विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो प्रस्तावना में किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले थे? प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इनके पूरे तत्वों के अंदर, इनके पूरे तत्वों के अंदर अगर देखेंगे, प्रस्तावना प्रमुख तत्व, प्रिएम्बल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि जिससे उनके लिए थोड़ी चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जो हम लोग अभी, अब जब हम लोग रियल में अच्छे तरीके से क्लास शुरू करेंगे तो सारी चीजें आपको प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर देखें, पूरी प्रस्तावना जो है ना, वो 4 तत्वों को प्रदर्शित करती है। कितने तत्वों को? 4 तत्वों को। जैसे ये कहा जाता है कि समस्त संविधान के समस्त शक्ति का स्रोत कौन होगा? संविधान के समस्त शक्ति का स्रोत कौन होगा? पहली चीज क्या करती है? हमारे संविधान के शक्ति का स्रोत, शक्ति का शक्ति का स्रोत कौन होगा? सबसे पहली बात ये पता चलती है ना। दूसरी चीज ये पता चलती है हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा, है ना, इसका पता चलता है। तीसरा दोस्तों अगर देखें तो हमारी संविधान का लक्ष्य क्या होगा, संवैधानिक लक्ष्य अगर देखें क्या होगा तो इसका पता चलता है। संवैधानिक लक्ष्य। चौथा दोस्तों हमें पता चलता है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या थी। संविधान के अंगीकरण की तिथि, इसका मतलब हमने संविधान को अपनाया कब था, इसके तिथि का पता चलता है। टोटल दोस्तों 4 चीजों का पता चलता है। ठीक है, टोटल 4 चीजों का पता चलता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए, सोर्स ऑफ पावर, ध्यान रखिएगा, पावर या शक्ति किसे कहते हैं? पावर या शक्ति किसे कहते हैं? तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कुछ करवाने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हो गई, ये भी सकारात्मक और नकारात्मक होती है। जाहिर सी बात है, जब आप आरओ यारो बन जाएंगे तो आपको शक्ति दी जाएगी। जब आपको शक्ति दी जाएगी तो आपके पास भी कुछ करवाने की योग्यता आएगी, कुछ करवाने की योग्यता आएगी, कुछ करवाने की योग्यता। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर कहें तो एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज नोन एज पावर। एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज नोन एज पावर। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान के जो शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत कौन होगा? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, हम भारत के लोग, हम भारत के, इंग्लिश में अगर कहें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थात जनता, अर्थात जनता। अब आप कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, चुन कौन रहा है? हम और आप ही तो चुन रहे हैं, हम भारत के लोग हो जाएगा। राज्य के स्वरूप, अच्छा आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको प्रस्तावना पूरा याद होगा। राज्य के स्वरूप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ स्टेट। ध्यान रखिएगा, ये जो नेचर होता है ना, स्टेट को एक बार थोड़ा सा राज्य की अवधारणा को भी समझ, राज्य की अवधारणा को भी समझ। जो राज्य होता है ना दोस्तों, इसकी एक अपनी अवधारणा है, एक इसकी अपनी क्या है, अवधारणा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको संविधान में कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल में है, इसका जिक्र भी अभी हम लोग करेंगे, इसका हम लोग संविधान में भी जिक्र करेंगे। जनरली देखिए दोस्तों, अभी हम लोग सिर्फ इतना पता है कि अच्छा भारत में राज्यों की बात हो रही, वही 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यही होंगे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, जो राज्य होते हैं ना, इनके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। इनके भी कितने प्रमुख तत्व होते हैं? 4। जब तक ये 4 चीज नहीं होगी तब तक आप राज्य नहीं कहे जाएंगे, तब तक आप राज्य नहीं कहे जाएंगे। जैसे अगर पहला देखें तो कहा जाता है एक भूभाग होगा, एक भूभाग होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एक लैंड टेरिटरी होगी।
लैंड टेरिटरी होगी। इस टेरिटरी पर अगर आप देखेंगे कुछ जनसंख्या निवास करेगी, कुछ पॉपुलेशन निवास करेगी, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन निवास करेगी। इस पॉपुलेशन की अपनी एक सरकार होगी, इस पॉपुलेशन की अपनी एक सरकार होगी। सरकार को इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, एक अपनी गवर्नमेंट होगी। अभी तक ये राज्य नहीं कही गई है। जब तक ये सरकार संप्रभुत्व नहीं होगी, संप्रभुत्व नहीं होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी, सॉवरेनिटी नहीं होगी, तब तक इसको हम राज्य नहीं कहेंगे, तब तक हम इसे राज्य नहीं कहेंगे। अब इन सारे चीजों को अगर लेके देखा जाए, इन सारे चीजों को लेके देखा जाए, तब जाके ये क्या कही जाती है, राज्य कही जाती है। अब आप देखेंगे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कहा जाएगा कि आप कहेंगे ये राज्य है। लेकिन एक बात देखिए, मान लीजिए हम लोग अभी एक जिले, एक कोई सी राज्य को लेते हैं, मान लीजिए अगर देखा जाए, हमने लिया किसको, उत्तर प्रदेश का एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भूभाग है, ठीक है, बिल्कुल है। जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, पाकिस्तान के बराबर जनसंख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा ही मिल जाएगी। वहां पे एक योगी जी की सरकार है। ये सरकार, लेकिन दोस्तों याद रखना, ये संप्रभुत्व तो नहीं है, इसलिए ये राज्य नहीं कही जाएगी। हमेशा अगर एक कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो राज्य के रूप में अगर संप्रभुत्व कोई होता है तो कौन होता है, एक देश होता है। जैसे अगर मान लीजिए, नोटबंदी जब करना था, नोटबंदी जब करना था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आज रात को 8 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। सभी राज्यों को मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा, क्योंकि संप्रभुत्व तो कौन है, संप्रभुता वाला कौन है, तो वो देश है, और वो देश कौन है, हमारा प्यारा भारत है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्या राज्य संप्रभुत्व तो नहीं है, आंशिक रूप से संप्रभुत्व कह सकते हैं। जैसे अगर जो राज्य सूची पे कानून है वो उसको बना सकता है, लेकिन जिस समय राज्यसभा का मूड बदलेगा उस राज्य सूची को पलट देगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और संविधान में याद रखिएगा, संविधान में 12, अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में राज्य की परिभाषा को उल्लिखित किया गया है। इन सभी चीजों को दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग पढ़ते टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। आइए, हम लोग बात कर रहे थे राज्य के स्वरूप। हमारे जो राज्य का स्वरूप है वो कैसा होगा, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन बनाएंगे। हम इसे कैसा बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। हम इसको कैसा बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, समाजवादी। एक बात ये ध्यान रखिएगा, जिस जिस चीज को हम स्टार मार्क करते जाएंगे ना, वो चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अभी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर होता है ये भी हम लोग देखेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेक्युलर, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। कैसा गणराज्य बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोलेंगे डेमोक्रेटिक, ठीक है, गणराज्य। गणराज्य को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक, क्या, रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत के राज्य के स्वरूप के बारे में अगर पूछ ले, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक लक्ष्य भी रखे गए, जैसे हमारे यहाँ जो लोग रहेंगे उनको दोस्तों क्या दी जाएगी, उनको न्याय दिया जाएगा, ठीक है। कैसा न्याय दिया जाएगा, तो इस चीज को, न्याय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जस्टिस। संविधान की प्रस्तावना जब आप उठाएंगे ना दोस्तों, तो पहले पेज पे आप एनसीईआरटी का कोई सा भी पेज उठाएंगे तो वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे शुरू होता हुआ देखेंगे तो हिंदी में अगर देखें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 करके एक लास्ट में डेट लिखी हुई होगी, जिसमें लिखा होता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। उसमें देखेंगे तो न्याय दिया जाता है, ठीक है, न्याय दिया जाता है, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। इसको इंग्लिश में दोस्तों अगर संविधान के उसमें देखें तो लिखा हुआ लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों है आपका समानता, समता, जिसको उसमें अगर देखेंगे इक्वालिटी है। क्या है, इक्वालिटी है। लास्ट में दोस्तों आपका क्या आता है, बंधुता, को हिंदी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैटर्निटी। क्या कहते हैं, फ्रैटर्निटी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो नीचे के 3 हैं, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इसको दोस्तों फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और ऊपर वाले को कहाँ से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया है इसको, न्याय वाले को।
अंगीकरण की तिथि सबसे ज्यादा अगर दोस्तों कोई प्रश्न पूछा है तो वो यही वाला पूछा है। ठीक है, ये कब है दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को। वो डेट दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा संविधान को लेकर, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं संविधान में लेके। तो क्या, अच्छा आइए कुछ और हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। संविधान में अगर देखा जाए दोस्तों, अगर संविधान को हमने अपनाया कब है, हमने संविधान को अपनाया कब है, तो उसके लिए वही डेट हो जाएगी जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। और वो क्या है दोस्तों? 26 नवंबर 1949। इसको दोस्तों हम लोगों ने लागू कब किया था? इसको लागू दोस्तों हम लोगों ने किया है 26 जनवरी 1950। अब एक प्रश्न जो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, 2000 आई थिंक जो अभी हम लिखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन शायद 2020 का है पीसीएस के, और वो ये है कि संविधान सभा द्वारा संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किया गया था? अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर। याद रखिएगा ये 26 जनवरी है ना, इसके ठीक 2 दिन पहले सब लोग बैठे थे। ठीक 2 दिन पहले, माइनस कर दीजिए 2 दिन पहले, तो इसकी डेट क्या आ जाएगी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये तीनों डेट दोस्तों आपके लिए क्या हो जाते हैं? FAQ वाले हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। इतने चीज़ों को आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ठीक है, आइए एक एक चीज़ों पर दोस्तों अब सिर्फ डिस्कस करते जाते हैं। ज़्यादा अगर हम लोग लेक्चर बड़ा करेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा सा उबाऊ सा लगेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझिए। कोई भी देश संप्रभुता पूर्ण तब कही जाती है जब वो देश, कोई भी देश संप्रभुता पूर्ण तब कही जाती है जब वो देश जो होगा, जब वो देश होगा, जब वो देश अपने इंटरनल मैटर, इंटरनल कानूनी रूप से अंदर के भी मैटर को देख सके, अंदर के भी मैटर को देख सके। जैसे अगर अंदर के मैटर को अगर देखना होगा, ध्यान दिएंगे अगर, तो भारत में 3 टोटल इंटरनल मैटर हैं। एक अगर आप देखेंगे विधायिका के रूप में देखने को मिलता है, दूसरा आपको कार्यपालिका के रूप में, और तीसरा न्यायपालिका के रूप में। आंतरिक जो मैटर होंगे, आंतरिक कानूनी संबंधित जो भी मैटर होंगे, उस पर भी पूर्ण नियंत्रण किसका हो? उसी देश का हो। और देश के बाहर, देश के बाहर का भी जो निर्णय हो वो भी कौन लेगा? वही देश लेगा जिसको संप्रभुता बढ़ना है। जैसे बाह्य मैटर में अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना है, पूरा डिसीजन किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने लिया। क्या किसी के दबाव को उन्होंने सुना? नहीं लिया। इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो कहते हैं कि मैं संप्रभुत्व हूं, अपने से संबंधित जो डिसीजन मुझे लेना है आंतरिक रूप से मैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में देखूंगा, और बाह्य तौर पर हमारे देश से संबंधित जो संधि समझौते होंगे, या फिर हमें एयर स्ट्राइक करना है किसी के ऊपर, या किसी देश का हमें बॉयकॉट करना है, ये सारी चीजें हमको करना होगा, तो हम एक्सटर्नल सॉवरेंटी या बाह्य संप्रभुता के रूप में इसको हम देख सकते हैं। संप्रभुता का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। किसी को अगर दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पे भी कोई भी चूक होगा या कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एवरी टाइम हम लोग आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। याद करिए, देखिए मैंने बोला था जिसको स्टार मार्क करेंगे वो चीजें बाद में जोड़ी गई होंगी, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगला संशोधन पे ही। समाजवादी क्या होता है? देखिए दोस्तों, समाजवादी जो है ना, ये एक विचारधारा है, ये एक विचारधारा है। विचारधारा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये एक आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में आप सोच विचार कर, जो बचा हमारे जो चिंतक होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, किसी भी चीज के बारे में शोध करके उसकी एक कोर वैल्यू को देते हैं। क्या देते हैं? कोर वैल्यू को। जैसे समाजवादी जो होगा, समाजवादी विचारधारा जहां पे भी जो लोग इसको मानते होंगे, वो हमेशा समानता को मान के चलेंगे। किसको मान के चलेंगे दोस्तों? समानता को। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, समानता को केंद्र बिंदु मान के जब हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं तो कहा जाता है कि ये विचारधारा किससे प्रेरित है? समाजवादी से है। अब जैसे अगर देखा जाए, समाजवादी विचारधारा से हमारे यहाँ कई अनुच्छेद भी लिए गए हैं, 14 से लेकर 18 तक जितने भी हैं। आप देखेंगे 14 में लिखा हुआ विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी की बात हो रही है। विधियों का समान संरक्षण, इक्वेलिटी की बात हो रही है। जो लोग नीचे हैं तबके के, सॉरी, उनको ऊपर लाने के लिए समानता प्रदान की जाएगी। 15 में अगर आप देखेंगे, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ये भी 15 में लिखा हुआ है। 16 में देखेंगे तो जो लोक नियोजन में आप देखेंगे, जो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होंगे उसमें भी समान अवसर होंगे। 17 में कहा गया छुआछूत हटाओ। गांधी जी ने कहा था छुआछूत हटाओ नहीं तो हमें हटाओ, तो उनकी अवधारणा पे अनुच्छेद 17 को लागू किया गया। ये सारी चीजें अगर देखेंगे दोस्तों तो हमें एक बताएगी कि हम किस प्रकार के हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा है, हम समाजवादी तरीके के हैं। एक शब्द आता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, एक आता है पंथ निरपेक्ष।
हाँ, इंग्लिश में मतलब दोनों का सेक्युलर ही होता है। इंग्लिश में मतलब अगर देखें दोस्तों तो दोनों का सेम ही होता है। जैसे अगर देखें धर्मनिरपेक्ष का आशय ये हो गया कि जो राज्य होगा, राज्य का आशय वही जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। जो हमारे यहाँ का फॉर्म ऑफ स्टेट होगा, जो हमारा राज्य होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि धर्मनिरपेक्ष का आशय की हम बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं करता। आप ये चीज एकदम एज इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में जान लेंगे। धर्मनिरपेक्ष का आशय ये हो गया कि हम क्या है, नास्तिक हैं। धर्मनिरपेक्ष का आशय क्या हो गया कि जो राज्य होगा वो किस प्रकार से होगा दोस्तों, पूरी और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक नास्तिक है। वो धर्म उन पे विश्वास ही नहीं करता, कहता है कि अब हमसे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों जो एक पंथ निरपेक्षता होती है, और ये एक आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी है कि भाई हम धर्म से मतलब नहीं रखते। भाई किसी चीज से अगर मैटर नहीं, आप मतलब नहीं रख रहे तो ये तो कोई बात हुई नहीं। एक पंथ निरपेक्ष है जिसको कि किसने अपनाया दोस्तों, इंडिया ने अपनाया। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को मानो, हमसे मतलब नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानिए, लेकिन आपके लिए हम पंथ निरपेक्ष हैं। इसीलिए अनुच्छेद 25 में हमने आपको क्या दे दिया, स्वतंत्रता दे दी। 26 में, 27 में, और आप देखेंगे हम टैक्स से छूट भी दे रहे हैं। मतलब हम धर्मों को आपके मानते हैं। आप किस रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन आप धर्म से संबंधित कुछ भी काम करेंगे हम उसमें इन्वॉल्व होंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन्वॉल्व ना होकर सीधे सीधे ये क्या है, नास्तिक है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपको। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र, लोकतंत्र है, और दूसरा है दोस्तों आपका गणराज्य है। गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब अभी हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पीछे लिख दिया है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक, इसका मतलब दोस्तों हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल देखिए। अगर कहा जाता है ना भारत ने सबसे ज्यादा अनुच्छेद उठाए हैं ब्रिटेन से, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर हम लोग ज्यादातर ब्रिटेन के ऊपर ही आश्रित होते, हम पर कई लोग बोलते हैं ब्रिटेन से ही उठा लिया, अपना कुछ किया ही नहीं। एक बात को बताइए, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें और एक ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में देखें, ब्रिटेन में दोस्तों आप देखेंगे पीएम है। कौन है, पीएम है। पीएम के साथ साथ वहां एक प्रेसिडेंट भी है। कौन है, एक प्रेसिडेंट भी। ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये जेनेटिकली चले आ रहे हैं, जेनेटिकली चले आ रहे हैं। मतलब अगर आप कहेंगे तो ये किस तरीके के हैं, ये मोनार्कियल स्टेट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, मोनार्कियल में आ रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ये राजतंत्र के तरीके से चले आ रहे हैं। हालांकि नाम मात्र का ही प्रमुख है ये वहां पे, वास्तविक कार्यभार तो यही देख रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा भारतीय मूल के भी एक बने थे, ऋषि सुनक जी, है ना। तो सारा काम, वास्तविक शक्ति तो इनके पास है। लेकिन एक बात बताइए, क्या पूरी तरीके से ये लोकतंत्र के साथ साथ ये क्या गणराज्य हुए? गणराज्य भी क्या होगा आप समझिएगा। लेकिन अगर भारत में देखें, प्रधानमंत्री भी हैं चाहे आपके प्रेसिडेंट भी हैं, दोनों का चुनाव होता है। भले ही इनडायरेक्ट तरीके से इनका चुनाव होता है, लेकिन चुनाव हो तो रहा है। इनके यहाँ ये चुनाव नहीं हो रहा है। राजा के बेटे राजा, रानी के बेटे रानी, ये सब चीजें होते हुए चली आ रही। लोकतंत्र दोस्तों किसको कहेंगे, लोकतंत्र उसको कहेंगे ऐसी जगह जहां पर चुनाव जो होता है, जहां इलेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा हो, बाय द पीपल हो, भारत के लोगों के द्वारा हो। किसके द्वारा हो, भारत के लोगों के द्वारा हो। ये हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप कहेंगे सिर्फ लोकतंत्र करते तो भारत को हटा दीजिए, लोगों के द्वारा जहां चुनाव हो। इसके द्वारा चुनाव, लोगों के द्वारा जहां चुनाव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। गणराज्य का अर्थ ये होता है, गणराज्य का अर्थ ये होता है दोस्तों, जहां राज्य का प्रमुख, जहां राज्य का प्रमुख। दूसरा है दोस्तों सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, दोनों क्या हो, चुने जाएं। अब एक बात बताइए, राज्य का प्रमुख कौन होता है? कई लोग ये सोच रहे होंगे मन में कि राज्यपाल होगा, नहीं तो फिर कौन होगा, सीएम होगा। पर याद रखिएगा राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, राज्य का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? अब एक बात बताइए, अभी हमने कहा था कि राज्य तब तक राज्य नहीं कहा जाए जब तक वो संप्रभुत्व न हो। और संप्रभुत्व तो कोई राज्य नहीं है, क्योंकि केंद्र की उनके ऊपर क्या होती है, एक प्रेशर होता है, केंद्र जो बोले वो मानना पड़ेगा। और एक चीज और देखिए, किसी भी राज्य में अगर कोई दंगा होता है, किसी भी राज्य में अगर कोई दंगा होता है, या फिर कोई भी ऐसी असंवैधानिक स्थिति हो जाती है, कोई भी असंवैधानिक स्थिति हो जाती है, तो वहां पे किसका शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति का ही शासन लगाया जाता है ना। तो क्या वहां पे अगर संप्रभुत्व होते तो क्या वो राष्ट्रपति शासन लग पाता? जहां पे राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, पीएम होते हैं। ये दोनों का चुनाव हो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, गणराज्य कहेंगे। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राज्य के स्वरूप के बारे में कितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम देख ली। न्याय कितने प्रकार की, अभी हमने बताया 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एस ए आर, एस ए आर प्रकार की क्या है, जस्टिस मिलती है।
इंग्लिश में अगर कहें तो जस्टिस क्या है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, SEP हो जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक न्याय के रूप में दोस्तों हम लोग किसको देख सकते हैं, जैसे सामाजिक न्याय के रूप में अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों के टाइम पे देखेंगे एक सिस्टम चला आता था वैदिक संस्कृति में, बहुत पहले से, उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। कई लोग कहते थे कि ये वैदिक काल से ही था, लेकिन जबकि इसका संबंध वैदिक काल से नहीं, कैसे नहीं है जरा समझिएगा। एक था आपका वैदिक पीरियड, एक है आपका लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। लेट अगर वैदिक पीरियड में जो लिखा हुआ था वो कहा जाता था कि जो भी महिला होंगी जिनके पति नहीं है, जो विधवा हो जाती हैं, तो वो अपने किससे शादी कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं अपने द्विवर से। द्विवर, द्वि मतलब होता है दूसरा और वर मतलब पति। देवर शब्द की जो उत्पत्ति थी वो इसी से हुई थी, द्विवर से हुई थी। जब आप पढ़ेंगे ना तत्सम तद्भुत, वहां पे भी ये शब्द मिलता है। इसका मतलब कि महिलाओं की स्थिति इस समय अगर आप देखेंगे वैदिक पीरियड में तो ठीक थी, मतलब उनको एक विवाह करने का अवसर था। लेटर वैदिक पीरियड में ये कहा गया अगर जो विधवा है, जो विधवा है लेटर वैदिक पीरियड के बाद से, वो क्या करेंगे, वो सती हो जाएंगे, उनको भी अपने आप के साथ क्या होगा, अब उनके साथ साथ अपने प्राण भी देने होंगे। हालांकि इसका इरेडिकेशन राजा राम मोहन राय करते हैं, वो अलग विषय है। RRMR करते हैं, 1829 की बात है, बेंटिक की सहायता से, वो अलग विषय है। ठीक है, अब एक बात होती है सामाजिक न्याय के बारे में बात करें। सामाजिक न्याय ऐसे ही कुछ हम लोग देख सकते हैं, महिलाओं को शिक्षा ना देना, है ना, बच्चों को पढ़ाई ना करने देना। आप देखेंगे SC ST और ये सारी चीजें, समाज में सारी जो सोशल एविल है इन सभी को दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया, सामाजिक न्याय को जोड़ा गया। आर्थिक न्याय की अगर बात करें, अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खूब पैसे हैं, एक के पास कुछ नहीं है, तो रोटी कपड़ा और मकान को मुहैया कराने का जो जिम्मेदारी होगा वो भी इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस में अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें, राजनीतिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय को दोस्तों हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक हो गया कि भाई वोट देने का अधिकार भी हमारा राजनीतिक अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार। एक हो गया इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का जो अधिकार होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, भाई हमको जो है प्रधानमंत्री बनना है, MP बनना है, वो सारा अधिकार भी किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक इसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर देखें, विचार की आपको 19A के और ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अभी कुछ आपको कुछ खास समझाने वाली इसमें कोई चीज है नहीं। ठीक है, सारी चीजें आप देखेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। फैक्चुअल डेटा जो होगा दोस्तों, उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। लास्ट में दोस्तों एक अच्छा, कोई भी इशू कहीं पे भी आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो हम लोग का ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें हम लोगों ने यही चीज छेड़ा है कि जो चाहे पूरा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग यहाँ से चाहे जिस जगह से, इसीलिए पूरे सेशन को हम लोग बाइलिंगुअल करने का कोशिश किए हैं। अगर हमने यहाँ पे राज्य का स्वरूप को इंग्लिश में नहीं लिखा है तो आप इस चीज को माइंड मत करिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि नेचर ऑफ स्टेट मैंने बोलने के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम इन लोग ये सारी चीजों को जोड़ने का काम करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी है, 26 नवंबर 1949। अपनाए जाने की तिथि भी यही होगी, अपनाए जाने की तिथि भी यही होगी, अंगीकरण की तिथि भी यही होगी। अंगीकरण का मतलब होता है एडॉप्ट, ठीक है, एडॉप्टिंग डेट। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान की आत्मा कौन है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियम्बल। क्या आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद 32 भी है, ठीक है, प्रियम्बल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर वो पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार बताइए, तो उन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 32 बोला था। किसको बोला था इन्होंने, आर्टिकल 32 को। भाई अनुच्छेद 12 से लेके अगर आपके जो 35 तक हैं, किसी भी आर्टिकल का अगर वॉल्यूशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो लोग ज्यादा बिजी हैं, तो आपके पास एक अनुच्छेद कौन सा है, 226 भी है। इस अनुच्छेद के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, HC जा सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट जा सकते हैं। ठीक है, इतनी आपको फैक्ट जो है दोस्तों याद रखना है। अब संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये बात ध्यान रखना है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रस्तावना की संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा था, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो एक कांग्रेसी थे जिनका नाम था दोस्तों KM मुंशी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि इसको कीनोट किसने कहा था, कीनोट किसने कहा था, या हिंदी में अगर कहें तो कुंजी नोट किसने कहा था संविधान का।
कुंजी नोट भी कहने का काम किसने किया था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। एक अभी इसमें टॉपिक बचा हुआ है संविधान संशोधन वाला, इसमें ये टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर लगभग आपके सामने चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना आधारित किस पर है, आधारित किस पर है, तो याद रखिएगा 3 प्रश्न यहाँ से आप रखिएगा। आधारित किस पर है, ये याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव, वही 3 डेट होंगे ना, 13 दिसंबर 1946, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, उसी के आधार पर ये था। अगर पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, भाषा को अगर पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने हैं तो आप लूसेंट का पेज नंबर 212 आप उठा के देख सकते हैं। लूसेंट का पेज नंबर 212 के दाहिने साइड के नीचे वाले हिस्से में ये दिया होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इस प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। और सबसे पहले प्रस्तावना लिखने का काम भी किसने किया था, तो वो भी किसने किया था? अमेरिका ने किया था। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, संविधान संशोधन इसमें कितनी बार हुआ है? संविधान संशोधन याद रखना है, इसमें टोटल 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। कितनी बार? 1 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1950 से लेके 1976 तक 3 शब्द नहीं थे, 3 शब्द नहीं थे। अब आप कहेंगे कौन से 3 शब्द, तो याद रखिएगा, सपा नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, 3 शब्द नहीं थे। कौन कौन सा नहीं था? सपा नहीं था, समाजवादी, एस से क्या हो जाएगा? समाजवादी, पी से क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष, क्या हो जाएगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता। याद रखिएगा, इसमें जोड़ा एक शब्द और जाता है, तीसरा शब्द कौन रहता है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, और अखंडता। 1950 से लेके 1976 तक 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेंशन नहीं थे। अच्छा, आप कहेंगे कि बताइए ये चीज आपको यहाँ 1950 से 76 लिखने की जरूरत क्या पड़ी? यूपीएससी ने क्या गेम खेला 2021 वाले में? उसने ये कहा कि 1950 के संदर्भ में संविधान के प्रस्तावना की जो स्थिति थी उसके बारे में बताइए। लोगों को जो प्रस्तावना याद करके जाते थे, अपना अपने धुन में लगे रहते, तो वही आंसर मार के चले आते थे। याद रखना, ये 3 शब्द शुरुआत में क्या थे? नहीं थे। 1900 अगर 76 के बाद देखिए, एक संविधान संशोधन आता है जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 कहते हैं, ठीक है। इसी को अगर दोस्तों, हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल में बात कर, इसी में दोस्तों 3 शब्द ये जोड़े जाते हैं, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले एक चीज ध्यान रखेंगे, कौन से शब्द जोड़े जाते हैं? अभी हमने जिक्र किया सपा, कोई राजनीतिक दल, राजनीति से, संविधान पढ़ते समय किसी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। एक अधिकारी का ना ही कोई जाति होता है और ना ही कोई धर्म होता है, ठीक है। सपा याद रखना है। 3 शब्द जोड़ेगा, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये और शब्द भी याद रखिएगा, शुरू में संविधान के शुरू में नहीं था, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द क्या हुआ, यहाँ से क्या होते हैं? ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, संविधान की प्रस्तावना याद रखिए, अच्छी बात है, लेकिन याद होने के क्रम में 1950 से 76 के बीच जिस ऑप्शन में ये 3 शब्द दिख जाएंगे, उस ऑप्शन को क्या करेंगे आप? तुरंत ही तुरंत काट देंगे। 3 शब्द कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से अब तक ये शब्द क्या है? जुड़े हुए हैं, अब तक ये शब्द जुड़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, एक चीज कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि क्या हमारा जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट है, अगर ये 50 से 76 के बीच पंथ निरपेक्ष नहीं था, तो क्या हमारा राज्य सेक्युलर नहीं था? अगर कोई ऐसे पूछे तो आप जरा ये बताइएगा, अगर हम सेक्युलर ना होते, अगर हम सेक्युलर ना होते, हमारे यहाँ प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति इसके पहले कैसे बन सकते थे? हम लोग सेक्युलर थे तभी तो। और राष्ट्रपति अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा पद होता है, अनुच्छेद अगर आप 52-53 को पढ़ेंगे, एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है ना। इसमें 1-2 चीजें आपको और बतानी थी, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारे 3 शब्द क्या हैं? जोड़े गए हैं। चलिए, कुछ कोई अगर आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और क्लास कैसी लगी ये चीज जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें हमें जब कभी कोई चीज का आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जय हिंद।